हमारे परिवार में एक रिवाज थी कि एक लड़के के 5 बीवियां होनी चाहिए। मेरी शादी भी 5 लड़कियों से करवा दी गई। उसके बाद मैं उन पांचों को कैसे खुश रख सकता था। बारी बारी से मैं उन सबके साथ रात गुजारता था। इसी बीच मैं पूरी तरह कमज़ोर पड़ गया। रात होते ही वो पांचों मुझे ज़बरदस्ती रात गुजारने के लिए परेशान करने लगती। मैं जैसे तैसे एक रात में उन पांचों को संतुष्ट करता। एक रोज़ जब मैं कमरे में गया तो वो पांचों एक साथ कपड़े। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मेरा जन्म एक पिछड़े से गांव में हुआ था। उस गांव के रीति रिवाज सबसे अलग थे। शुरू शुरू में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमारे परिवार के उल्टी पुल्टी रीति रिवाजों से बचाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे शहर में भेज दिया। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मैं शहर में कुछ दिन अकेला रहा, लेकिन वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस अपने गांव में आ गया। अब चिंता का विषय यह था कि उन पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में कहीं मेरी सोच भी उन जैसी ना हो जाए। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे जीवन के लिए अच्छा फैसला लेना जरूरी समझा। दरअसल मेरे पिताजी कुछ पढ़ाई लिखाई किए हुए थे, इसलिए वह इस चीज़ को समझते थे और वह मुझे भी इन सब से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे शहर में भेजने का प्लान बनाया। मेरी बुआ जी शहर में ब्याही हुई थी, तो इसलिए वह गांव से अलग ही रिवाज को मानती थी। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि क्यों ना मुझे अपनी बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी कर सकूँ और इस गांव के पिछड़े रीति रिवाजों से भी दूर रह सकूँ। इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे मेरी बुआ के पास शहर में भेज दिया। अब मैं वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करने लगा और बिल्कुल शहर की तरह रहने लगा। शहर का रंग ढंग मेरे अंदर पूरी तरह भर चुका था। मैं बिल्कुल शहर के रंग में रंग चुका था। मुझे गांव के रीति रिवाजों की बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी। मैं कभी कभार गांव में आता था तो मुझे इन सब के रीति रिवाजों में पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले मैं वहाँ से चला जाता था। और वैसे भी मेरा गांव के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज मेरे बिल्कुल समझ से परे थे और मैं इन सब के खिलाफ भी था। लेकिन मेरी एक इंसान की कौन सुनने वाला था। और गांव में तो वैसे भी मुखिया की चलती थी, और हमारे गांव के मुखिया बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे। वह सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और सारे गांव के लोग उन्हीं की मनमानी के हिसाब से चलते थे। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी उन्हीं की मनमानी के हिसाब से चलता था और उन्हीं का ही गुणगान करते थे। जैसे वह कह देते थे वैसे ही होता था। मुखिया जिस घर में शादी तय कर देते थे उसी घर में शादी करनी होती थी। चाहे शादी करने वाला इंसान अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस हुक्म होता था मुखिया का तो उसे मानना ही पड़ता था। खैर, मेरे शहर भेजने के लिए भी मुखिया ने काफ़ी सवाल पैदा किए थे कि इसे शहर में पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाए। शायद वह इस बात से डरते थे कि शहर की रौनक में आकर मैं गांव के रीति रिवाजों के खिलाफ ना हो जाऊं। लेकिन मेरे पिताजी ने मुखिया के साथ राय विमर्श करके, उनके साथ सोच विचार करके उनके आगे विनती की और मुझे कैसे भी करके बुआ जी के पास शहर में भेज दिया गया। मेरे शहर में आने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी तो संभाल ली थी, लेकिन मेरे बाकी के बहन भाई बिल्कुल गांव की ही वेशभूषा में रहते थे। वो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और गांव के रीति रिवाजों को ही मानते थे। जिस प्रकार गांव में होता आ रहा था उसी सबको वह करते थे, लेकिन मैं उनसे अलग था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरी बुआ जी मेरे पास आकर बोली कि तुम्हारे ताऊ जी के लड़के की शादी तय कर दी गई है, इसलिए हम लोगों की शादी अटेंड करने के लिए गांव जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था गांव जाना, लेकिन फिर सोचा घर में शादी का माहौल है तो मुझे जाना ही था, और ऊपर से पिताजी का भी आदेश था कि मैं शादी अटेंड करने के लिए आऊं। इसलिए मैंने पहले तो बुआ जी से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब बुआ जी ने मुझे बताया कि हमें शादी तो अटेंड करनी ही होगी, वैसे भी तुम्हारे बड़े भैया की शादी है, इसलिए तुम्हारा तो जाना बनता ही है। खैर, मैं इन सब बातों को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया और मन में सोचने लगा कि कुछ दिनों की ही तो बात है, शादी अटेंड करके वापस आ जाऊंगा। इतने दिनों में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, और वैसे भी शादी के माहौल में गांव का घटियापन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और एंजॉय करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं लगेगी। खैर, हम लोग गांव के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर अच्छे से शादी अटेंड करने लगे। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि मेरे बड़े भैया की शादी 5 लड़कियों से एक साथ हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अपने बचपन से शहर में ही था और शहर में तो सिर्फ एक ही लड़की के साथ एक लड़के की शादी हो पाती है। भला एक दूल्हे की 5 दुल्हन कैसे हो सकती हैं। मैंने इस बारे में सबसे बात की तो सब लोग कहने लगे कि यह तो मुखिया का आदेश है, और ऊपर से हमारे गांव की यही रिवाज है कि एक लड़की के 5 दूल्हे आते हैं और एक दूल्हे के 5 दुल्हन आती हैं। 5। आज तक इसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और आज तक सभी इसी को मानते आ रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने इस बारे में काफ़ी इधर उधर पता किया
तो मुझे पता चला कि सब लोग इसी रीति रिवाज को अच्छे से मानते हैं। जितना मैं अचंभित हो रहा था उतना तो शायद कोई भी नहीं हुआ होगा। कोई भी इस बात से अचंभित नहीं था, सब लोग तो खुशियाँ मना रहे थे। और हमारे घर में मेरी बड़ी बहन जो थी वो भी इस बात से खुश थी कि उनके भैया के 5 पत्नियाँ आएंगी। लेकिन मुझे ये सब बातें खटक रही थीं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भला एक लड़के के 5 दुल्हन कैसे हो सकती हैं और वह पांचों को खुश कैसे रह सकता है। दरअसल हमारे परिवार के लोग अमीर थे, क्योंकि खानदानी जमीन जायदाद थी और मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई की बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं। तो इस तरह से खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आ जाती थी। लेकिन अब मैं भली भांति इतना बड़ा हो चुका था कि ये सब समझता था कि एक लड़का 5 पत्नियों के साथ खुश कैसे रह सकता है। भला किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो नहीं होता। लेकिन खैर, मेरी कौन सुनने वाला था। मैं सिर्फ अपने आप अंदर ही ये सब बातें घुटन की तरह लिए बैठा रहा। अब शादी का दिन आ गया। मेरे बड़े भैया के उनकी 5 दुल्हनों के साथ फेरे करवाए गए और उन दुल्हनों को रवाना किया गया। फिर मेरे बड़े भैया के लिए 5 कमरे तैयार किए गए, उनमें अलग अलग दुल्हन को बैठा दिया गया और मेरे बड़े भैया बारी बारी से सब दुल्हन के कमरों में जाने लगे। बारी बारी से सब दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाने के बाद मेरे भैया सो गए और सुबह उनके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पूरी रात उन्होंने 5 दुल्हनों के साथ रात बिताई है। वह तो खुश लग रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भैया इतने खुश नज़र क्यों आ रहे हैं। भला एक आम इंसान ऐसे कैसे रह सकता है। खैर, अब भैया भी गांव के ही रीति रिवाजों में पले बड़े थे, तो वह तो इन सबको अच्छी तरह से जानते थे और इस ढंग में ही ढले हुए थे। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह तो खुश हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मुझे यह खबर नहीं थी कि आने वाला समय में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं तो इन सब को सोचकर बिल्कुल रोंगटे खड़े कर लेता था। भला ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे इस चीज़ की संतुष्टि थी कि शायद मेरी शादी इस गांव की रीति रिवाज के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि मैं बचपन से ही शहर में पला बड़ा हूँ और शायद पिताजी ने मुझे इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही शहर भेजा होगा। तो मेरी शादी इन सब रीति रिवाजों से कैसे करेंगे। और मैंने तो अपनी बुआ के साथ साफ साफ बोल रखा था कि मेरी शादी तो शहर में ही होगी, और वह भी सिर्फ एक लड़की के साथ। मुझे इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानना था और ना ही इन सब में ढलना है, क्योंकि मैं इन सब फालतू के ढंग से परे था। खैर, मैं अपनी शांति के लिए कमरे में चला गया और सोचने लगा कि मैं तो इन सब से बच ही जाऊंगा। लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि मैं कोई बचने वाला नहीं हूँ। आने वाले समय मेरे साथ भी यही सब होने वाला है। खैर, ये सब शादी निपटा कर मैं अपनी बुआ के साथ शहर चला आया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। ऐसे ही 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद मेरे पिताजी शहर में आए। उन्होंने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी खुशी तब मातम बदल गई जब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी, अब तुम्हें काम चलाना चाहिए और अपने घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। घर गृहस्थी का नाम सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी किस बारे में बात कर रहे हैं। भला मेरी पढ़ाई पूरी होने से घर गृहस्थी का क्या नाता। और वैसे भी अब तो मुझे नौकरी की तैयारी करनी थी। लेकिन पिताजी कहने लगे कि कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में इतनी ज़मीन जायदाद है और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी दुकान चलती है, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। इन सब में काम करना और अपने धंधे को आगे बढ़ाना। लेकिन मुझे तो नौकरी करनी थी। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अगर गांव के काम में लगाना था तो मुझे शहर में भेजा ही क्यों। तो पिताजी कहने लगे कि हमारे गांव में किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और मैं नहीं चाहता था कि तू भी पढ़ा लिखा ना हो, और पढ़ा लिखा इंसान अपने धंधे को ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। यही सोचकर मैंने तुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। और वैसे भी मुखिया जी का कहा कौन टाल सकता है। और अब तो मुखिया जी का कहना है कि रमेश की भी शादी कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारी सभी बड़े भाई बहनों की शादी हो चुकी है, अब तुम सिर्फ ही बचे हो। और अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और उम्र भी शादी की हो चुकी है, तो हमने तुम्हारे लिए लड़की देखना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ गाँव चलो और कुछ गांव के रीति रिवाजों को समझ लो, ताकि शादी तक तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। खैर, मेरी कौन सुनने वाला था। मैं वहीं पर दुखी मन से बैठ गया। लेकिन पिताजी ने मेरे कपड़े पैक करवाए और मुझे अपने साथ गांव ले आए। मैंने बुआ जी से भी काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन बुआ जी कहने लगी कि बेटा, अब तक तुम्हारा पालन पोषण हम तुम्हारे पिताजी के कहने से ही कर रहे थे। अब अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें गांव में ले जाना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बुआ की यही बातें सुनकर मैं बिल्कुल टूट चुका था। अब मैं अपने पिताजी के साथ गांव में आ गया। कुछ दिनों तक मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं उदास मन के साथ बैठा रहता। लेकिन धीरे धीरे मैं गांव के रंग में रंगने लगा। लेकिन ये शादी वाली बात तो मुझे आज भी खटक रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। खैर, अब एक रोज़ मैं अपने घर बैठा था तो मुखिया जी हमारे घर आए और कहने लगे कि हमारी बिरादरी की, हमारी रिश्तेदारी में एक अच्छे परिवार में 5 लड़कियां हैं, तो रमेश की शादी उनसे करवा दी जाए।
5 लड़कियों का नाम सुनते ही मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं 5 लड़कियों के साथ शादी नहीं करूँगा। अगर तुम लोग मेरी शादी करना चाहते हो तो एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर सकते हो, लेकिन मैं 5 दुल्हनों को इस घर में नहीं लेकर आऊँगा। तभी पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि तुम कब से बड़ों के बीच में बोलने लग गया? क्या यह सब सिखाने के लिए तुझे शहर में पढ़ाया लिखाया गया था? पिताजी का गुस्सा देखकर मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे मुखिया जी पर आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये तो सब हो रहा था। गांव के मुखिया होने का वह नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। वह सब लोगों पर अपना ही विचार विमर्श थोपते रहते थे। हमारे गांव में सबसे पहले उनके बेटे की 5 दुल्हन आई थीं। इसी वजह से वह सभी गांव वालों को इसी रीति रिवाज में डाल दिए। खैर, होनी वो कौन टाल सकता था। मेरा रिश्ता 5 दुल्हनों के साथ तय कर दिया गया और मेरी शादी भी तय कर दी गई। शादी के जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरे पसीने छूटे जा रहे थे, क्योंकि मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। आज तक मैंने पढ़ाई लिखाई की थी, सब जगह यही सुना था कि एक लड़के के लिए सिर्फ एक ही दुल्हन हो सकती है, लेकिन हमारे गांव के तो रीति रिवाज सबसे अलग ही थे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इन लोगों को रोकने वाला क्यों नहीं है। और आजकल तो पुलिस भी इतनी सटीक हो गई है कि इन सब चीज़ों को अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में ये सब चीज़ें खुलेआम हो रही थीं। कोई इस पर रोक नहीं लगा रहा था। दरअसल वैसे भी मुखिया इतने अमीर थे कि पुलिस वाले उनके यहाँ सैल्यूट करते थे, तो भला पुलिस उनका क्या बिगाड़ लेती। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरी शादी का दिन आ गया और मेरी 5 दुल्हनों के साथ शादी करा दी गई। मैं दुखी मन से उतरे हुए चेहरे के साथ 5 दुल्हनों के साथ शादी करके घर पर आ गया और घर आने के बाद दुल्हनों का गृह प्रवेश कराया गया और सब खुशी मना रहे थे, लेकिन मुझे तो अपनी शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। हर लड़के के मन में अपनी शादी को लेकर खुशियाँ होती हैं, लेकिन एक मैं था जो अपनी शादी को लेकर जरा भी खुश नहीं था। मैंने तो अपनी 5 दुल्हनों का चेहरा भी नहीं देखा था कि उनकी शक्ल कैसी है। घूंघट के अंदर उन्हें फेरे दिलवाए दिए गए और मेरे साथ विदा कर दिया गया। मेरी तो हमेशा से ही इच्छा थी कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा और उसे उम्र भर खुश रखूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। मेरी खुशी तो किसी को नज़र नहीं आई। खैर, होनी को कौन टाल सकता था। अब अलग अलग कमरों में मेरी दुल्हनों के साथ सेज सजा दी गई। अब मेरी बारी थी कि मुझे अलग अलग दुल्हनों को साथ सुहागन अपनानी थी। इसलिए मैं बारी बारी से सब दुल्हनों के साथ कमरे में जाने लगा और उन्हें संतुष्ट करने लगा। इसी बीच मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। मैंने अपनी दुल्हनों का चेहरा देखा। पहले की 4 दुल्हन इतनी खूबसूरत नहीं थीं और उम्र में भी मुझसे बड़ी थीं, लेकिन जो सबसे छोटी दुल्हन थी वह दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके विचार भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, उसने मुझसे कहा कि तुम थक गए होगे, इसलिए आराम कर लो, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल प्रभावित हो गया। क्यों भला एक लड़की मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ सकती है। इसीलिए मुझे कुछ ही दिन में सबसे छोटी दुल्हन, जिसका नाम सुनीता था, उससे प्यार हो गया। अब मैं सुनीता के साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहता था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। बाकी की चारों दुल्हन सुनीता की बड़ी बहनें थीं, तो इसलिए सुनीता भी उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब तो मेरी दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि हर रोज़ 5 दुल्हनों के साथ संबंध बनाना मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था और मैं शरीर में बिल्कुल दुबला पतला होते जा रहा था। दिन भर काम करना और रात में उन सबके साथ ये सब करना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा हो गया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इन सब से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, लेकिन मेरे घर में सुनने वाला कौन था। कोई ऐसा नहीं था जो मेरी इन बातों को सुन सके। तभी एक रोज़ मैंने अपने कमरे में उदास मन से बैठा था, तो मेरी सबसे छोटी दुल्हन सुनीता मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। भला ऐसी क्या परेशानी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। दरअसल सुनीता थोड़ी बहुत पढ़ी हुई भी थी, इसलिए वह इन सब चीज़ों को समझती थी। मैंने सुनीता को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। तभी सुनीता कहने लगी कि इन सब का सिर्फ एक ही इलाज है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि हमारी कोई खुशी देखना ही नहीं चाहता। मैं भी आपको मेरी बहनों के साथ नहीं बांट सकती। फिर हम लोगों ने भागने का प्लान बनाया। हम दोनों का प्लान मेरी बड़ी दुल्हनों ने सुन लिया और वह लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं सुनीता को लेकर भाग जाऊँ, क्योंकि फिर उनका क्या बनेगा। इसलिए उन्होंने यह सब बात घर वालों को बता दी और पिताजी मुझसे नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तुम सब रीति रिवाजों को भंग करने पर क्यों तुला हुआ है। इसी वजह से तो मुझे सज़ा के तौर पर कहने लगे कि तुम्हें और सुनीता को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए तुम 5 पत्नियों के साथ ही सोओगे और उनसे साथ ही साथ सब कुछ होगा। दिन में तुम मेरी नज़र के सामने रहोगे। यह सज़ा सुनकर तो मैं बिल्कुल ही दुखी हो गया, क्योंकि मैं सुनीता के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसी के साथ रहना चाहता था। लेकिन इस सज़ा के बाद तो मैं मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं सुनीता से अकेले में बात भी कर सकूं, क्योंकि दिन भर तो दुकान में जाना होता था और काम करना होता था। रात में हम दोनों आपस में बात कर पाएँ ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह सज़ा इतनी भयंकर थी कि सुनीता से मेरा बिल्कुल ही बात करना बंद हो गया। अब तो
अगर कोई बात होगी तो चारों दुल्हन के सामने ही होगी। खैर, शाम का खाना खाने के बाद जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि पांचों दुल्हन एक साथ बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी दुल्हन कहने लगी कि मैं हम लोगों को आज एक साथ तुम्हें खुश करना पड़ेगा। बेचारी सुनीता तो क्या करती, उसे तो मजबूरन वो अपने साथ ये सब करवा रही थी। वह तो नहीं चाहती थी कि सब, लेकिन अपनी बहनों के दबाव में आकर उसे ये सब करना पड़ा। अब मैं बिल्कुल परेशान हो गया। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा। फिर उस रात मैंने जैसे तैसे उन सबको खुश कर दिया और दूसरे दिन परेशान होकर बाहर बैठा था। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, मानो कोई मुझे सांत्वना दे रहा हो। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुनीता खड़ी थी। सुनीता कहने लगी कि बिना देरी किए हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ सुनीता को लेकर वहाँ से भाग निकला और शहर में जाकर कुछ दिनों तक छुप कर रहने के बाद हमने अपनी गृहस्थी शुरू कर दी। गांव में पूरे अफरा तफरी मच गई। हम लोगों को ढूंढने के लिए लोग पीछे लग गए, लेकिन हम लोगों ने कानून का सहारा लिया और अपने गृहस्थी में सुखपूर्वक रहने लगे। अब कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी एक रोज़ मैं और सुनीता बैठे बातें कर रहे थे कि ना जाने उस नर्क भरी ज़िंदगी हमारा क्या होता। इस गंदे रीति रिवाज के चलते तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे खुश हूँ, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बिता रहे हैं। तभी हम दोनों ने प्लान बनाया, क्यों ना हम उस गांव से इस रीति रिवाज को ही ख़त्म कर दें। इसी बीच हम लोगों ने शहर के कुछ लोगों की सहायता ली और गांव के लिए निकल पड़े। और काफ़ी मेहनत के बाद हमने उस रिवाज को ख़त्म करवा दिया और मुखिया को सज़ा दिला दी। अब वहाँ सभी हंसी खुशी अपनी मर्जी से सब करते थे और शादी भी एक लड़के की लड़की से ही होती थी। अब हम लोगों को हमारे घर वालों ने भी माफ़ कर दिया और हमारे काम की सराहना भी की। हमारी एक कोशिश ने सब बदल दिया। अगर हम भी पहल ना करते तो आज भी वहाँ मुखिया के हिसाब से ही घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे होते। अब मेरी बाकी की चार दुल्हनों की शादी भी अच्छे अच्छे लड़कों से देख कर करवा दी गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।